हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर और हो चुके हैं और एक टेस्ट हो चुका है। आई होप आप सभी ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया है टेस्ट में तो आप क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और अगर टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च करेंगे सक्सेस ग्रेड तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का नाम सक्सेस ग्रेड। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था कि अंडर रूट 2 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, अंडर रूट 3 को किस प्रकार से करना है, अंडर रूट 5 को किस प्रकार से करना है। अगर हमें इन सब का एक सर्कल बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। अंडर रूट 2 को आपको दर्शाना आ गया। अंडर रूट 2 पर क्या कीजिए, एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, एक 1 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए। तो एक कट जहाँ भी मिलेगा उसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए बिंदु P दे दिया। अब क्या कीजिए, P को A से मिला दीजिए, ये बिंदु A है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हमारे पास अंडर रूट 3 आ चुका है तो अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 5 को दर्शाना है। अंडर रूट 5 को किस प्रकार से दर्शाएंगे, मैंने आपको कल बताया था कि अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, 3 पर क्या अंडर रूट 3 वाली लाइन पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री का एंगल बना लिया, मेरा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार हमें कट कितने का लगाना होगा, रूट 2 का। तो रूट 2 का हमने कट लगाया, मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से हमने नाम दे दिया इसको, मान लेते हैं क्यू। और क्यू को ए से मिला दिया तो अपने पास लाइन क्या आ गई, ए क्यू। तो जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। ओके, इसी प्रकार से अगर हमें अंडर रूट 7 तक जाना हो तो देखिए अंडर रूट 7 को किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए अंडर रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना दे देगा हमें, 5, और ये कितना दे देगा, 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। तो हमें अंडर रूट 7 को दर्शाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो अंडर रूट 5 और दूसरा अंडर रूट 2। तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, अंडर रूट 5 आ चुका है। तो देखिए वही काम हम फिर से करते जाएंगे। अंडर रूट 5 पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो अब कट कितने का लगेगा, अब कट लगेगा अंडर रूट 2 का। तो अंडर रूट 2 का कट लगा दिया आपने, मान लेते हो यहाँ पर मिला, इसको नाम दे दिया आपने आर। अब आपके पास लाइन कौन सी आ चुकी है, ए आर। तो अब क्या करना है आपको, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए कैसे कैसे लगाएंगे। तो इस बार क्या हुआ, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 जब आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये लाइन कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 7। अगर हमें अंडर रूट 8 को बनाना है तो अंडर रूट 8 किस प्रकार से आएगा, देखिए अंडर रूट 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 को हम लिख देंगे 7 + 1 और 7 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर और 1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास अंडर रूट 7 वाली लाइन होनी चाहिए और अंडर रूट 1 वाली लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अंडर रूट 7 आ चुका है और अंडर रूट 7 पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। जहां भी ये लाइन मिलेगी इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एस नाम दे दिया। तो अब लाइन क्या बन गई, ए एस बन गई। ए को एस से मिला दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, अब ट्राइंगल जो आएगा ए एस आर, इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जब लगेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ए एस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर एस आर, ए आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। तो ए आर कितना है अपना, अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस एस आर का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये वाली लाइन हमें क्या मिल गई, अंडर रूट 8। तो इसी प्रकार से आप अंडर रूट 10, अंडर रूट 11 आगे आप करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सर्पिलाकार आकृति मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए वास्तविक संख्याएं आपको पता है, जितनी भी परमेय संख्या हैं और जितनी भी अपरमेय संख्या हैं इन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 10/3, 7/8, 1/7 इनके दशमलव प्रसार को दर्शाइए। यानी इनका क्या करना है, आपको दशमलव प्रसार करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 का भाग दे देना है 10 में और 8 का भाग दे देना है 7 में और 7 का भाग दे देना है 1 में। तो इस प्रकार से जो आपका भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 10/3 को।
तो जब हम 10/3 को करने जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 का भाग हमें 10 में देना है। आपको पता है जब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 3 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा। जब ये 9 आ जाएगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रिमाइंडर यानी कि शेष फल को लिखते चले गए हैं। तो शेष कितना बचा, 1 बचा। भाजक क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। ये भाजक का भागफल क्या होता है, भागफल होता है ये वाली संख्या, ठीक है, जो कि हमारा दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर अब शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। अब देखिए 1 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाया तो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, फिर से 9 टाइम जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, 1 शेष बचेगा। इस प्रकार से ये प्रोसीजर ये पूरा चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर शेषफल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। पहले 1 आया, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया। आगे भी जब आप करते जाओगे तो ये 1 आता चला जाएगा। और यहाँ पर भाजक क्या है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए भाजक जो होगा, भाजक का मतलब कौन हो गया यहाँ पर, 3। भाजक कौन हो गया अपना, 3। ये हमेशा शेषफल जो आएगा उससे हमेशा बड़ा होगा। देखिए हर बार देखिए भाजक हमारा 3 था, पहली स्टेप में हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो क्या 3 1 से बड़ा होता है, होता है। अगली बार देखिए शेषफल कितना बना, 1 बना, फिर से क्या हो गया, ये वाली कंडीशन आएगी तो 3 1 से फिर से बड़ा है। तो इस बार हर बार हम देखेंगे कि 3 जो है 1 से बड़ा आता चला जाएगा। इसका मतलब भाजक जो होगा शेषफल से हमेशा ही बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें करना था 7/8। तो 7/8 जब करेंगे इसका मतलब ये है कि हमें 8 का भाग देना है 7 में। तो देखिए 8 का भाग हम 7 में देंगे तो क्या होगा, भाग तो जाएगा ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 70। और यहाँ पर कितनी बार भाग चला जाएगा, 8 बार भाग चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 64। और शेषफल कितना बन जाएगा, 6 बनेगा। पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए शेषफल यहाँ पर लिखता चला गया, 6 बचा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 यानी 56। कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। कितना बचेगा शेषफल, 4 बचेगा। अब कितना बन गया, 40। इस बार अब भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये कितना बन जाएगा, 40। और शेषफल क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए शेषफल ये आ रहा है, शेषफल कितना आ चुका है, 0। तो यहाँ पर भाजक क्या था, 8। तो इस बार भी देखिए क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या भाजक शेषफल से बड़ा आ रहा है। देखिए भाजक क्या था अपना 8, शेषफल कितना बचा, पहली स्टेप में 6। तो ये कंडीशन सही है। अगली बार 8 4 से भी बड़ा है तो ये भी सही है, 8 0 से भी बड़ा है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब जो भाजक है हमेशा ही शेषफल से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये कुछ स्टेप के बाद जाकर रुक गया। और इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये लगातार चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। इसका मतलब हर बार 3 3 3 3 आता चला जाएगा, ठीक है। अगला हमने देखा, अगली बार हमें करना था 1/7, यानी 7 का भाग हमें देना था 1 में। तो देखिए 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा। और 10 बनते ही कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, ये शेषफल कितना बचेगा, 3। तो शेषफल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितना बचेगा, 30। कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार। 7 चौको 28, तो 28। अब शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 2 को यहाँ पर लिख दिया। तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, 6। तो 6 को यहाँ पर लिख दिया। कितनी बार जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आगे चलते चलते हमें वापस से 1 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 7 का भाग फिर से किस में देना होगा, 1 में देना होगा। तो वापस से यही वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम मिल जाएगा। इसी प्रकार से शेषफल आते जाएंगे और ये पूरा प्रोसीजर बार बार आता चला जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्याएं बार बार आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी संख्याएं बार बार आती हैं उन पर हम क्या करते हैं, उन पर हम एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला जो खंड है भागफल में, ये बार बार आता चला जाएगा, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब 14 28 57 ये आया, इसके बाद फिर से 14 28 57 आएगा, फिर अगली बार फिर से 14 28 57 आएगा। तो ये आता चला जाएगा, ठीक है। ये रुकेगा नहीं, कहाँ तक आएगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक आएगा। तो इसलिए चलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम लगा देंगे इस पर एक बार। तो इस बार का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो खंड है, जितनी भी संख्याओं पर बार लगता है उसका मतलब होता है वो संख्या जो है वो बार बार रिपीट कर रही है अपने आप को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 14 28 57 ये पूरी जो संख्या का खंड है ये हम वापस से अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है।
इसी प्रकार से पिछले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर देखिए 3 जो था वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए जो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? पॉइंट के बाद जो 3 है वो बार बार आता चला जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 का बार। ठीक है, क्योंकि अब ये 3 का बार लिखते ही क्या समझ में आना चाहिए कि जो 3 है ये पॉइंट के बाद जो है वो बार बार आता जा रहा है। क्या हम यहाँ पर बार लगा सकते हैं क्या? देखिए इसका भागफल क्या आया था? 0.875। ये तो यहाँ पर आकर रुक गया, तो क्या हम इस पर बार लगा सकते हैं यहाँ पर किसी भी संख्या पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, कोई भी संख्या अपने आप को वापस से नहीं दोहरा रही है, इसलिए यहाँ पर बार नहीं आएगा। देखिए अब जिन भी संख्याओं पर बार आता है उसके लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो क्या पॉइंट है? कि किसी भी परमेय संख्या के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, अंकों का पुनरावृत्ति खंड कौन सा हो गया? ये वाला। ये पूरा खंड क्या हो रहा है? अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो ये वाले खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो जो पुनरावृत्ति जो खंड बनेगा अपना, उसमें कितने अंक मैक्सिमम आ सकते हैं? वो उसका आंसर होगा n-1, जहां पर n क्या है? आपका भाजक। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसी वाले एग्जांपल को ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कितने खंड यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या ये भाजक से एक कम है? देखिए भाजक क्या है आपका? 7। तो n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 7। 7 माइनस 1, इसका आंसर कितना आएगा? 6। इसका मतलब ये है कि इस वाले नंबर में कितने अंक रिपीट हो सकते हैं, पुनरावृत्ति खंड कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या क्या हो सकती है? उनकी संख्या हो सकती है 6। यानी 6 अंक के बाद जैसे ही 7वां नंबर आएगा वो वापस से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। हमने ये देखा भी था कि देखिए यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, तो देखिए 2 4 6, जैसे ही 7वां नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा। 8वां नंबर क्या होगा? यही वाला नंबर होगा। 9वां नंबर क्या होगा? ये वाला नंबर होगा। इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी परमेय संख्या के दशमलव प्रसार में कोई भी पुनरावर्ती खंड जो होता है उसमें अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है n-1। तो यहाँ पर n क्या होगा? n होता है भाजक से एक कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कुछ चरण के बाद शेषफल या तो 0 हो जाएगा या फिर वो स्वयं की पुनरावृत्ति करना स्टार्ट कर देता है, ये हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट क्या है? शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। हमने देखा था भाजक हमेशा ही शेषफल से बड़ा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? यदि शेषों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी शेषफल अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो भागफल, भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशेंट में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। ये हमने देख लिया था, अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है कब? जब हमें शेषफल भी वापस से रिपीट होने लग जाएगा। देखिए वापस से यहाँ पर हमने देखा कि 3 2 6 4 5 और यहाँ पर वापस से क्या मिल गया? 1। तो 1 के बाद जो भी आएगा, ये कितने हो गए? 2 4 और 5। तो 1 के बाद जो भी नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। तो यानी इसका मतलब कि शेषफल अपने आप को रिपीट कर रहा है और भागफल भी अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो स्थितियां बनकर आती हैं, स्थिति नंबर 1 एंड स्थिति नंबर 2। स्थिति 1 में क्या है? अगर शेष आपका शून्य हो जाता है। अगर आपका शेष शून्य हो गया तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत प्रकार का। तो उसके दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे शांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर उसका दशमलव प्रसार में कभी भी शेष शून्य नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, यानी वो शांत हो गया, यानी शेषफल 0 तो वो शांत, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो वो अनवसानी आवृत्ति कहलाएगा। आवृत्ति का मतलब वो अपना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो कभी भी शांत नहीं हो रहा, मतलब रुक नहीं रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अनवसानी। तो देखिए परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में केवल 2 ही विकल्प होते हैं। हमने देखा था 2 ही विकल्प हैं, या तो वो रुक जाएगा या फिर नहीं रुकेगा। अगर वो रुक गया तो वो उसको बोलते हैं हम शांत, अगर वो नहीं रुका तो उसको बोलते हैं हम अनवसानी या अशांत आवृत्ति। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3.142678 एक परमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए बहुत आसान है, आपको इसको p बटे क्यू के रूप में दर्शाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3.142678, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पॉइंट को हटा देना है। आप जब पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर उसने जीरो आ जाएंगे। तो कितने हैं पॉइंट के बाद, 6 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका p बटे क्यू वाला रूप हो गया, यानी परमेय के रूप में हमने इसको लिख दिया। अगला उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 0.3333, इसका मतलब 3 पर क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए एक तरीका है। देखिए क्या तरीका है, आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी नंबर है उसको x मान लीजिए। नंबर क्या है अपने पास, 0.3333, ये वाला नंबर है। अब क्या कीजिए, ये किसके बराबर है, 0.3 पर बार। ठीक है, ये 0.3 के बार के बराबर है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, यानी x में भी, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई। अब देखिए किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 33.5 है, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ये पॉइंट जो है वो एक नंबर खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 335.6। देखिए कैसे आता है, ये तो लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में क्या है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा। अब क्या होगा, इसका आंसर एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्थान आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए जब हम इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 10x, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.33333, ये आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो अब क्या करना है, अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.333333, ये आगे आधा चला जाएगा, और ये क्या है 10x के बराबर है। तो देखिए ये वाली संख्या ये किसके बराबर है, इसको इक्वेशन अगर 1 नाम दे लें तो ये किसके बराबर है, ये इक्वेशन 1 के बराबर है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, तो 10x इसके बराबर हो जाएगा 3 + x। तो x को क्या करेंगे, तो x को क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण कर कर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x - x, और आगे सामने क्या बच जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0.3 पर बार का p बटे क्यू फॉर्म क्या होगा 1/3। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।